तो इस एपिसोड की शुरुआत पर हम देखते हैं जहाँ पर आयरन अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था। उस एनर्जी को सेंस करते हुए यूना बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, जहाँ मन में सोच रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और आयरन चुपचाप बस उसे घूर रहा था। जिसके बाद आयरन अपने मास्टर की बात याद करता है जहाँ पर उन्होंने कहा था, जहाँ पर मास्टर मूवेन ने उसे कहा था मैं डिवाइन डीमन कल्ट का मास्टर हूँ। ये सुनकर आयरन कहता है क्या डिवाइन डीमन कल्ट? मैंने डीमन कल्ट के बारे में सुना है, पर आखिर ये डिवाइन डीमन कल्ट क्या है? मूवेन बताता है जितने भी डीमन कल्ट के रूट हैं वो सभी डिवाइन डीमन कल्ट के नीचे से जाती है। तो यह सुनकर आयरन कहता है पर जो डीमन कल्ट है क्या उन लोगों को सभी फैक्शन का स्वयं एनिमी नहीं माना जाता है? और उन लोगों को तो दुनिया का उथल पुथल और तबाह करने के लिए जाना जाता है। तो यह सुनकर मूवेन उसके करीब आते हुए उससे बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारा मास्टर इस तरीके का लगता है? जिस पर आयरन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर मूवेन उसे बताता है मेरे डीमन कल्ट को छोड़ जाने के बाद से ही मार्शल अलायंस ने ये सब प्रोपागेंडा चारों तरफ फैला दिया। और फिर हंसते हुए आयरन से बोलता है तो जब तुम लौटना तो उन लोगों की अच्छी तरीके से खातिरदारी करना। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरन को देखते हैं जो कि इन्हा को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये दूसरों को तो बेवकूफ बना सकती है लेकिन ये मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती। मैं ये बिना डाउट के कह सकता हूँ इसकी जो पावर्स है वो डिमोनिक कल्टीवेशन है। और फिर वो अपनी पुरानी यादों को सोचने लग जाता है जहाँ पर वो स्लेव था, जहाँ उसे एक दूसरे स्लेव ने बताया था उसे डीमन कल्ट के सुराग ब्लैक मार्केट में मिल सकते हैं क्योंकि वे लोग वहाँ पर किडनैप हुए लोगों को बचाकर अपने कल्ट में ज्वाइन करवा लेते हैं। और उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि एक बार ह्यूमनिंग ट्रैफिक करने के दौरान ब्लैक मार्केट में पकड़ा गया था और इसी वजह से उसे स्लेव बना दिया गया था। सब याद करते हुए आयरन अपने मन में सोचता है मुझे ये नहीं लगा था कि ये डीमन कल्ट के लोग मुझे इतने आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन उसी वक्त वो मार्शल आर्टिस्ट आयरन से बोलता है तुम उसकी तरफ क्या घूर रहे हो? क्या तुम उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाले? तो ये सुनकर आयरन उसे चुप रहने के लिए बोलता है, जिस पर वो लोग तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो ये सुनकर वो मार्शल आर्टिस्ट चियोल से बोलता है आखिर इस बंदे में क्या गलत है? आखिर ये हमारे ऑर्डर को क्यों नहीं मान रहा है? तो चियोल उसका जवाब देते हुए बोलता है वेल इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैंने तो बस इसे ब्लैक मार्केट से हायर कर लिया था ताकि यहाँ पर कुछ चीजें खराब हो तो ये उसे संभाल ले। तो ये सुनकर मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? जहाँ वो कहते हैं सीधे आयरन के ऊपर डायरेक्ट एक स्लैश मार देता है, लेकिन आयरन तो उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जहाँ उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उस मार्शल आर्टिस्ट की तलवार भी टूट गई थी। तो ये देखकर अपने मन में घबराते हुए सोच रहा था मेरी ऑरा से इम्यून शॉट इसने तो बड़ी आसानी से तोड़ दिया, ये कोई ऐसा मास्टर है जो कि मेरे लेवल से बियॉन्ड है? क्या ये ट्रांसेंडेंट लेवल पर हो सकता है? नहीं, मैं ये श्योरली तो नहीं कह सकता। और वहीं पर हम आयरन को भी देखते हैं जो कि अपने हाथों पर ब्लैक स्पेयर बनाते हुए सिर्फ उसकी तरफ घूर रहा था। तो ये देखकर जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं वो सीधे आयरन के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन लोगों को अटैक करता हुआ देखकर आयरन बोलता है गेट तो क्लोज हो चुका है तो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर सभी को जान से मार डालूंगा तो। जहाँ वो कहते हुए डायरेक्ट उन सभी के ऊपर ब्लैक स्पेयर से अटैक कर देता है। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो ब्लैक स्पेयर की पावर आप लोग जान ही सकते हो, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ब्लैक स्पेयर की पावर की वजह से उन सभी का सर तो उड़ ही गया था। और उसके बाद हम चियोल को भी देखते हैं जो कि ये सीन देखकर तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या। तो आयरन उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास सिर्फ मेरे ऊपर ही फोकस करने का समय है? लेकिन तभी हम उसके पीछे यूना को देखते हैं जो कि चियोल के पीछे आते हुए सीधे उसका गला जान से उड़ा देती है। तो आयरन उससे बोलता है क्या अब तुम मुझे मारने वाली हो? तो इस पर यूना जवाब देती है नो वे, मैं इतनी बड़ी इडियट तो नहीं हूँ कि सबको लगता है कि औरत का दिमाग सिर्फ उसके घुटने पर होता है, लेकिन इस बार मेरा दिमाग मेरे दिमाग के अंदर है कि मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली अटैक करूं, ये भी जानते हुए कि यहाँ पर अकेली मैं होंगी जो कि यहाँ पर मारी जाऊंगी। मैं तो बस कुछ समय के लिए इन लोगों की पार्टी का बस एक मेंबर थी, जबकि तुमने खुद ही इन लोगों को मार दिया। तो ये प्रिटेंड मत करो कि हम लोग एक ही साइड पर हैं। तुम्हारे पास जरूरी कोई गोल होगा तो वो गोल जो भी होगा मैं तुम्हारा उसमें जरूर मदद करूंगी। तो फिर क्या इसके लिए तुम मेरी जान को छोड़ सकते हो? ये सुनकर आयरन बोलता है अगर मैं ये कहूँ मैं तुम्हारी जान चाहता हूँ तो ये सुनकर यूना घबराते हुए बोलती है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते तो तुम मुझे पहले ही मार चुके होते। तो ये सुनकर आयरन बोलता है तुम दिमाग से तो तेज हो। पर तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ का फाइनल बॉस आ चुका था। तो उस बॉस को देखते हुए आयरन बोलता है क्या यही है गेट का फाइनल बॉस? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी तो तुम पहले इसे संभालो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये सुनकर यूना सीधे उस बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कुछ ही देर में हमें उस बॉस का खून दिखाया जाता है, जहाँ इसका ये प्रतीत होता है कि बॉस मारा गया। और उसके बाद वो लोग उस गेट से बाहर निकल जाते हैं और वहीं पर हम किम होंग और उसके दोस्त को भी देखते हैं जो कि चियोल के बारे में सोच
सोचकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि किस तरीके से उन्होंने हमें गेट के अंदर धोखा दिया। लेकिन तभी उन लोगों के पास यूना आती है तो उसे देखकर किम होंग और उसके दोनों दोस्त उसके सामने सिर झुकाकर उसका शुक्रिया करने लगते हैं उन लोगों की जान बचाने के लिए। फिर किम होंग उससे पूछता है आखिर तुमने हम लोगों से ये क्यों छुपाया कि आप मार्शल आर्टिस्ट हो। ये बात सुनकर यूना अपने बॉडीगार्ड को दिखाते हुए कहती है ये सारी बातें तुम्हें ये एक्सप्लेन कर देगा। और फिर वो बॉडीगार्ड उन तीनों को स्कॉट करते हुए कहीं और ले जाता है। और उसके बाद हम यूना को देखते हैं जो कि आयरन से पूछती है तो बताओ आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। आयरन कहता है चलो इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हेवनली सेक्ट या ब्लड सेक्ट। ये बात सुनकर तो यूना थोड़ी घबरा जाती है। जहाँ बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो आयरन बोलता है क्या तुम डीमन कल्ट की मेंबर नहीं हो। तुम फिक्र मत करो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है मास्टर अलायंस को तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करने का। तो ये बात सुनकर तो यूना बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। जहाँ वो कहती है क्या तुम कल्ट के पार्ट हो। तो उसको इतना ज्यादा सीरियस होता हुआ देखकर आयरन कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन अचानक से पूरी तरह से चेंज हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक कल्ट का मेंबर हूँ तो क्या तुम फिर भी ऐसे एक्ट करोगी। तो इस पर यूना बोलती है चुपचाप बस मेरे सवाल का जवाब दो, या तुम कल्ट के मेंबर हो कि नहीं। आयरन बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुमसे पहले कुछ पूछा है। लेकिन तभी यूना के सारे बॉडीगार्ड्स आयरन को अपनी तलवार से चारों तरफ घेर लेते हैं। तो ये सब देखकर आयरन सीरियस होते हुए कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा हेवनली सेक्ट या फिर ब्लड सेक्ट। जो कहते हुए आयरन अपने ऑरा से उन लोगों को सप्रेस कर रहा था। तो उसके ऑरा को फील करते हुए यूना बोलती है मैं ब्लड फैक्शन से हूँ। तो ये देखकर तो उसके बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो यूना उन लोगों को समझाती है वो मेरा बेनिफेक्टर है तो इसलिए उसके ऊपर से अपने स्वॉर्ड को हटाओ। तो ये सुनकर उसका एक बॉडीगार्ड बोलता है लेकिन ये हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है। तो यूना उससे बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो चाहे तो हमें बिना किसी एफर्ट के मार सकता है तो उसे धमकाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो आयरन से बोलती है मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है तो अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम एक कल्ट के मेंबर हो। तो आयरन बोलता है चलो अभी के लिए तो मैं हाँ कहता हूँ। तो इन्हा बोलती है मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी किसी भी चीज में हेल्प करूंगी, तो क्या तुम मुझे अभी बताओगे या फिर हम साथ में चले। तो इस पर आयरन बोलता है चलो साथ में चले। और उसके बाद वो दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। और तभी आयरन देखता है कि यूना अपने चेहरे पर से अपने मास्क को उतार रही है। तो उसके चेहरे को देखकर आयरन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है तुम सुंदर हो। तो यूना उसको थैंक्स बोलती है। और फिर वो आयरन से पूछती है क्या ये तुम्हारा असली चेहरा है। आयरन बोलता है हाँ ये मेरा असली चेहरा है लेकिन इस वक्त थोड़ा चेंज हो चुका है। तो यूना पूछती है देन क्या तुम ली आयरन हो, क्या यही तुम्हारा असली नाम है। तो आयरन ये बात सुनकर हवा में जवाब देता है। तो ये सुनकर यूना बोलती है अगर ऐसा है तो, लेकिन आयरन उसके बीच में बात काटते हुए बोलता है अभी मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तो मिनहोंग की पार्टी को देखकर ऐसा लगता है कि वह लोग तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते थे। तो इसका मतलब ये झूठ था कि तुम लोग उन लोगों को घर पर छोड़ने के लिए ले जा रही हो और तुमने एक मास्क पहना है जो कि कई सारे मिलियंस का होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर इन सभी चीजों का कंक्लूजन यही है कि तुम उन लोगों को अपने कल्ट में ज्वाइन करवाने के लिए आई थी। तो क्या फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। तो इसका जवाब यूना हाँ में देती है और आगे बोलती है ओरिजिनली मेरा प्लान यही था कि मैं उन लोगों के बारे में जानूं और उन सबको रिक्रूट कर लूं, लेकिन उस किम चियोल की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर वो लोग अमीर फैमिली के बच्चे थे तो उन लोगों के पेरेंट्स से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो फिर क्या तुम्हारा कल्ट अभी तक इसी तरीके से पैसे बना रहा था। तो यूना इसका जवाब देते हुए बोलती है हमें उन लोगों से पैसे तो मिलते हैं लेकिन हम लोग एसोसिएशन की तरह उन लोगों से बहुत ज्यादा अमाउंट की डिमांड नहीं करते। और वैसे भी उन सभी लोग एक गिल्ड बनाना चाहते हैं तो हम लोग उन सभी लोगों का गिल्ड बनाने में मदद करते हैं इस कंडीशन पे कि वो लोग हमारे कल्ट में ज्वाइन करेंगे। और ये उन लोगों के लिए भी बुरी डील नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तो क्या फिर मैं जान सकती हूँ तुमने गेट के अंदर कौन सी मार्शल आर्ट को यूज किया था। तो आयरन बोलता है तुम तो सीधे मेरे मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछ रही हो, क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। तो यूना बोलती है मैंने तुम्हें कल्ट के सीक्रेट के बारे में बताया तो मैं इतना जानना तो डिजर्व करती हूँ। तो आयरन बोलता है मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को अभी यूज नहीं कर सकता। तो ये सुनकर यूना हैरान होते हुए बोलती है क्या तुमने तो गेट के अंदर एक पीक मार्शल आर्ट की खोपड़ी उड़ा दी और अब तुम बोल रहे हो कि मार्शल आर्ट को यूज ही नहीं कर सकते। जिस पर आयरन उसका जवाब देते हुए बोलता है ये उसी तरह है जैसे कि तुम्हारे पास बुलेट शूटिंग स्किल हो, तो क्या तुम फिर बुलेट शूटिंग स्किल को मार्शल आर्ट्स में गिनती हो। तो अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तो फिर तुम लोग ब्लैक मार्केट में क्या कर रहे थे। यूना बोलती है हम लोगों ने मिशन का एक्सेप्ट किया था अपने फॉलोअर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। तो बीच में आयरन बोलता है जैसे कि मर्डर्स और किडनैपिंग। तो
ये सुनकर यूना जोर से चिल्लाते हुए उससे बोलती है, हमारे कल्ट को उन कचड़ों से कंपेयर मत करो। हम लोग तो सिर्फ रेड प्लेयर्स या न्यूट्रियंस वंडर्स को हंट करते हैं। लेकिन तभी आयरन उसकी बात को पूरा करते हुए बोलता है, और तुम लोग तो अपने कल्ट्स के लिए फॉलोअर्स को भी तो रिक्रूट करते हो। तो यूना इसका जवाब हाँ में देती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आयरन अपने मन में सोच रहा था, मैं ये देख सकता हूँ कि जैसा कि मास्टर ने कहा था, ये लोग कोई बुरे पर्सन नहीं है। इन लोगों से ज्यादा तो बुरी ग्रुप वेल्कोनो गिल्ड लगती है। लेकिन तभी यूना उससे बोलती है, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या तुम वही ली आयरन हो जिसने कि अपने साथियों को मार दिया था? तो ये सुनकर तो आयरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से यूना की तरफ बहुत ही पैनिक नजरों से घूरने लगता है। जहाँ सिर्फ उसके घूरने की वजह से यूना तो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रही थी। जहाँ अपने मन में सोच रही थी, इसने बिना किसी अपने फिंगर को भी हिलाए मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये सचमुच एक पीक मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन तभी आयरन उसके ऊपर से अपना प्रेशर हटा देता है, जिसकी वजह से यूना हाफते हुए अपने मन में सोच रही थी, क्या ये एक वार्निंग थी? और फिर वो लोग जहाँ पर जा रहे थे सीधे वहीं पर पहुंच जाते हैं और हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग, जहाँ हमें इसके बारे में बताया जाता है ये कांगा ग्रुप है और इस जायंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन एक एस रैंक का प्लेयर है जिसका नाम हान चियोल है। और इस कॉर्पोरेशन का इन्फ्लुएंस कोरिया और पूरे एरिया पर है। और वहीं पर हम आयरन को भी देखते हैं, जो कि कार में से निकलकर उस बिल्डिंग को देखते हुए मन में सोच रहा था, किसने सोचा होगा कि कांगा ग्रुप कल्ट का हेडक्वार्टर हो सकता है। पर तभी यूना उसके पीछे से आते हुए बोलती है, क्या तुम हमारे साथ अंदर चल रहे हो? आयरन बोलता है, अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे तो मैं जरूर चलूंगा। यूना बोलती है, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। आयरन बोलता है, लेकिन तुम लोग तो मेरा अब अंत तक पीछा करोगे, तो इसकी वजह से तुम्हें वेल्कोनो गिल्ड और कल्ट से भी भागना पड़ेगा। लेकिन आयरन की बातें सुनकर तो यूना हैरान हो जाती है, जहाँ अपने मन में सोच रही थी, क्या इसका मतलब ये है कि सचमुच वही ली आयरन है? पर तभी आयरन यूना से बोलता है, अगर मैं तुम्हें किडनैप कर लूं तो क्या वे लोग मेरा पीछा करेंगे? यूना बोलती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर कोई मजाक मत करो, तुम्हें यहाँ पर लाना ही मेरे लिए एक गैम्बल की तरह है। पर तभी कांगा ग्रुप का चेयरमैन आ जाता है, जो कि गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा था, तो वो तुम ही हो जिसने मिस को धमकाने की कोशिश किया है, तो अब तैयार हो जाओ तुम मरने के लिए। ये कहते हुए वो सीधे आयरन के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है। तो यूना उसको आयरन के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर घबराते हुए चेयरमैन को रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तब तक तो बहुत देरी हो चुकी थी, जहाँ चेयरमैन ने आयरन के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आयरन ने उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया था। जहाँ वो बोलता है, ये क्या बकवास है, क्या डीमन कल्ट अपने बेनिफैक्टर को ऐसे ही ट्रीट करता है? और फिर तभी हमारा सीन कुछ समय बाद खाने की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर सबको तो भूख लगी नहीं होगी, तो मुझे लग गई मैं खाना खा के आता हूँ। और खाना खाने के बीच में जो भी इन सब के अंदर गलतफहमी होती है वो सब क्लियर हो जाता है। और हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोल रहा था, मुझसे उस समय गलती हो गई थी, तो तुम अब पेट भर के खाओ। और आयरन को भी देखते हैं, जो कि उस खाने को सिर्फ घूर रहा होता है। तो उसको ना खाता हुआ देखकर चेयरमैन हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, इसके अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है। जो कहते हुए अपना खाना खाने लगता है। तो आयरन उस खाने को खाते हुए बोलता है, वेल वैसे भी मेरे ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होगा, मैं तो बस इस खाने को इसलिए देख रहा था क्योंकि मैंने बहुत समय से प्रॉपरली खाना नहीं खाया। तो चेयरमैन बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हो। और वो आयरन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैंने इतने समय में इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है वो ये है कि ये वही कंपेनियन किलर ली आयरन है, जिसको कि वेल्कोनो गिल्ड द्वारा स्लेव बना दिया गया था। और इसके बारे में रिसेंटली ये रिपोर्ट आई थी, ये मारा गया है। लेकिन अभी मैं इसको देख रहा हूँ तो इसकी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और इसने मेरे अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। और उस वक्त जो मैंने इसके अंदर से एनर्जी फील की थी वो क्लियरली इंटरनल पावर थी, ना कि किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ। आखिर इसकी असली पहचान क्या है? इसकी इंटरनल एनर्जी मुझसे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा है। जहाँ वो ये सब सोचते हुए वो आयरन से बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने हमारी यंग मिस की मदद की है और इसके बदले उन्होंने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे किसी भी विश को पूरा करने में मदद करेंगे। तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे किसी भी विश को पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। आयरन बोलता है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं ब्लड सेट को ज्वाइन कर लूं? तो ये बात सुनकर चेयरमैन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ
बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूँ। और तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम हमारे सेट के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? लेकिन मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। अपने सारे साथियों को मारने वाला ली आयरन हमारे सेट का कभी मेंबर हो। लेकिन ये सुनकर तो आयरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ रिसर्च किया है। चेयरमैन बोलता है, मैं किसी ऐसे बंदे को सेक्ट में नहीं आने दे सकता जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो क्या तुमने हमारे सेक्ट के बारे में मॉन्स्टर डिस्पोजल एरिया में सुना था? तो आयरन कहता है, इसके बारे में मैंने सचमुच वहीं पर सुना था। तो चेयरमैन आयरन से फिर से पूछता है, तुमने डिवाइन फैक्शन और ब्लड फैक्शन के बारे में पूछा था, तो फिर क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन से साइड पर हो? आयरन जवाब देते हुए बोलता है, अभी के लिए तुम कह सकते हो कि मैं ब्लड फैक्शन के साइड पर हूँ। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, क्या अभी के लिए? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आयरन बोलता है, मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो ये सुनकर चेयरमैन मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ऑफिशियली सेक्ट का मेंबर बनाता हूँ। तो ये सुनकर आयरन बोलता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। तो ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही गुस्से से उसे घूरते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आयरन बोलता है, एक भेड़िया कभी कुत्ते के तो अंडर नहीं सर्व कर सकता, इसके बजाय तुम मेरे अंडर मुझे सर्व करोगे। तो ये सुनकर चेयरमैन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है, तुम्हारे अंदर एरोगेंस कूट कूट के भरा हुआ है, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तो आयरन बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। लेकिन ये सुनकर आयरन को चुप करवाने के लिए उड़ जाती है, लेकिन आयरन उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम ब्लड डीमन की पोजीशन मुझे हैंडल कर दो। लेकिन इतना सा सुनने के बाद तो चेयरमैन अपने आप को तो होल्ड बैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गुस्से से अपने टेबल को तोड़ देता है और फिर आयरन से बोलता है, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। ये देख कर यूना उन सभी को रोकने की कोशिश करने लगती है, तो चेयरमैन उनको इन सब चीजों में न पड़ने के लिए मना कर देता है और आयरन की तरफ घूरते हुए गुस्से से बोलता है, मिस आपको तो पता ही होगा कि ब्लड डीमन को नाम से बुलाने की क्या पनिशमेंट होती है, तो अब आप इसे चाहकर भी नहीं बचा सकते। हम आयरन को भी देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा शांत था, जहाँ पर वो अपने पावर के बारे में सोच रहा था, असलियत में मैं तो इससे एक लेवल नीचे हूँ और अगर मैं तुरंत ही प्रोग्रेस करना चाहूँ तो मेरे पास तो उतना भी समय नहीं है और मेरी ये बॉडी मार्शल आर्ट्स को यूज ही नहीं कर सकती है। पर तभी चेयरमैन आयरन से बोलता है, क्या तुम कोई वेपन यूज करते हो? अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो आयरन बोलता है, मैं कोई वेपन यूज नहीं कर सकता। तो ये सुनकर तो हान को ऐसा लगने लग जाता है कि वो काफी ज्यादा अपने ऊपर घमंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसे एरोगेंट बोलता है और उसे बोलता है, क्या तुम मेरे खिलाफ कोई भी फाइटिंग स्टैंस नहीं लेने वाले? तो ये सुनकर आयरन बड़े काम से कहता है, मैं कोई भी मार्शल आर्ट्स यूज नहीं कर सकता। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, वेल अगर तुम्हारे पास कुछ अटैक प्रिपेयर करने के लिए नहीं है तो तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ सकते हो और तुम्हारा हमारी यंग मिस के ऊपर एक फेवर है, तो इस चीज को कंसिडर करते हुए मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। तो ये सुनकर आयरन हंसते हुए बोलता है, क्या हमेशा से ब्लड सेक्ट इतना ही हॉनरेबल था? पर तभी यूना बीच में रोकते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर प्लीज रुक जाइए, हम इसके बारे में बात करके इस मामले को आराम से सुलझा लेते हैं। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, यंग लेडी आप इसमें बीच में मत पड़िए। तो इधर से मामला ना शांत होता हुआ देखकर यूना आयरन को भी रोकने की कोशिश करने लगती है, जहाँ उसे कहने को ये बोलती है कि ये सब उसने गलती से बोल दिया था। तो उसके लिए इतना सब करता हुआ देखकर तो चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आखिर वो बंदा है कौन जिसके लिए आप इस हद तक जा रही हो? और ये देखकर आयरन अपने मन में सोच रहा था, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। इस वक्त यूना को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। अगर मैंने उसकी जान बचाई है पर फिर भी उसको मेरे लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर के इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वो मैं ही हूँ जो कि ब्लड सेक्ट को इस क्राइसिस से बचा सकता है, और वो इसलिए है क्योंकि यूना की ट्रू आइडेंटिटी सेंट की है जो कि ब्लड सेक्ट के मास्टर ब्लड डीमन को सर्व करती है। और चेयरमैन आयरन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, जहाँ वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो धमाका में बाहर तक भी दिखाया जाता है। और वहीं पर हम यूना को भी देखते हैं जो कि उस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ वो देखती है कि चेयरमैन का अटैक में जो फ्लेम की पावर थी वो आयरन के पास गायब होने लगती है। तो ये सब देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्या ग्रैंडफादर का फ्लेम उनके पास से गायब हो रहा है? नहीं, वो गायब नहीं हो रहे हैं बल्कि उन्हें चुराया जा रहा है। हम आयरन को भी देखते हैं जो कि चेयरमैन के सारे फ्लेम्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इस मार्शल आर्ट को देखकर वो दोनों समझ जाते हैं ये ब्लड डीमन आर्ट है, और आयरन उन दोनों से बोलता है, क्या तुम लोगों को अब समझ में आया? तो अब मेरे सामने नील डाउन करो।
तो ये सुनते ही आयरन के सामने वो दोनों अपना सर झुका देते हैं, जहाँ पर ब्लड डीमन कहते हुए उसे ग्रीट करते हैं, ब्लड डीमन लॉर्ड हमारी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। तो इस पर आयरन बोलता है, तुम लोग बिल्कुल सही समझे, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, द ब्लड डीमन। और सचमुच ये लुक तो काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा था दोस्तों। वहीं पर हम चेयरमैन को भी देखते हैं, जिसके तो पसीने छूट रहे थे, जहाँ पर अपने मन में सोच रहा था आखिर एक प्लेयर को ये ब्लड डीमन आर्ट कैसे पता हो सकता है। आयरन बोलता है, तो क्या अब तुम मुझे ब्लड डीमन के पोजीशन को हैंडओवर करोगे, जिस पर तो चेयरमैन उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। तो आयरन फिर से बोलता है, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो चेयरमैन हिचकिचाते हुए उसका जवाब देते हुए बोलता है, ये इसलिए क्योंकि अभी के ब्लड डीमन ऑलरेडी सेक्ट पर रूल कर रहे हैं। तो ये सुनकर आयरन बोलता है, क्या यहाँ पर पहले से ही एक ब्लड डीमन मौजूद है। तो ये बात सुनकर चेयरमैन हाँ में जवाब देता है। तो आयरन फिर से बोलता है, तो तुम लोग मेरे सामने घुटने पर क्यों आए। तो इसके बाद सुनकर जवाब देते हुए चेयरमैन बोलता है, क्योंकि अभी के जो ब्लड डीमन हैं उनकी ब्लड डीमन आर्ट आपकी ब्लड डीमन आर्ट से कम कंप्लीट है, और मुझे ये नहीं पता कि आपने ये ब्लड डीमन आर्ट कैसे मास्टर की है, लेकिन ब्लड डीमन आर्ट इस बात का प्रूफ है कि आप ट्रूली ब्लड डीमन हो, और ये आर्ट ब्लड डीमन का सिंबल भी है। तो ये सुनकर आयरन हंसने लग जाता है, जहाँ वो कहता है, क्या तुम लोग ब्लड डीमन आर्ट को ब्लड डीमन की आइडेंटिटी मानते हो। आखिर ये क्या मजाक है। तो अब मुझे समझ में आया आखिर ब्लड सेक्ट इस हालत पर क्यों है, लेकिन चेयरमैन को इसकी सारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी आयरन अपने नीचे से ब्लैक कलर की न्यूक्लियर चीजें बनाते हुए हार्न के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वो सीधे उसकी आंखों के पास रोक देता है और उससे पूछता है, बताओ आखिर तुम्हारी ब्लड डीमन सेक्ट में पोजीशन क्या है। तो हार्न घबराते हुए बोलता है, मैं ब्लड सेक्ट में लेफ्ट प्रोटेक्टर की पोजीशन पर हूँ। तो आयरन उससे बोलता है, अगर तुम प्रोटेक्टर हो तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, ब्लड डीमन का सिंबल ब्लड डीमन आर्ट नहीं है, बल्कि वो ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट होती है। और ये कहते हुए उन लोगों को ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट को शो करता है। तो ये देखकर तो चेयरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और इस वक्त तो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से फट गई थी। जहाँ वो आयरन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, ये बंदा तो सचमुच एक ट्रू ब्लड डीमन लॉर्ड है, और अब ये मैटर नहीं करता कि आखिर ये कैसे हुआ। डिवाइन आर्ट की एनर्जी से ज्यादा ये कुछ भी मैटर नहीं करता है कि ये ब्लड डीमन नहीं है। और यही सोचते हुए वो दोनों आयरन के सामने अपनी ग्रीटिंग को पेश करते हैं, ब्लड डीमन की जय हो, डार्कनेस की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो ये देखकर आयरन बोलता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तो इस पर चेयरमैन बोलता है, ये हमारी ब्लड डीमन को कई सालों से ग्रेड करने का तरीका है। आयरन बोलता है, ये बहुत ही बेकार है, तो अब से इसे करना बंद करो। और फिर वो वहाँ पे एक चेयर पे बैठते हुए कहता है, तो अब तुम मुझे ब्लड सेक्ट की करंट सिचुएशन के बारे में बताओगे, और मैं उस आधे अधूरे ब्लड डीमन से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। तो चेयरमैन उसे बताता है, करंटली ब्लड सेक्ट में 6 एल्डर हैं, एक राइट प्रोटेक्टर और एक मैं, यानी कि लेफ्ट प्रोटेक्टर मौजूद हैं। और जबकि अभी जो नया ब्लड डीमन आ चुका है, तो उसकी एग्जिस्टेंस को तो सभी लोग बहुत ही आसानी से तो हजम नहीं करेंगे, और जो पुराना ब्लड डीमन है उसको बने हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो इस पर आयरन बोलता है, अगर मैं उन लोगों को मार दूं जो लोग मेरे सपोर्ट में न रहेंगे तो चेयरमैन बोलता है, अभी ब्लड सेक्ट में हर एक एल्डर के पास अपना रोल है, तो अगर आप उन लोगों को जिंदा रखेंगे तो उनमें से कुछ लोग आपके यूजफुल काम आ सकते हैं। अगर आप मुझे कमांड दे तो मैं पर्सनली जाकर उन सभी एल्डर के इंटेंशन के बारे में जांच करूं। तो इस पर आयरन उसे ऑर्डर दे देता है, जाओ जाकर चेक कर लो। तो ये सुनकर चेयरमैन उसे ग्रीट करते हुए वहां से चला जाता है। और वहीं पर हम यूना को भी देखते हैं, जिसको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो फिर से आयरन के सामने झुकते हुए बोलती है, ब्लड डीमन की जय हो, अंधेरे की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर बनाई रहे। तो उसे देखकर आयरन बोलता है, मैंने तुमसे ये मना किया है ना ये सब करने को। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में चेयरमैन का विला दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरन अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। और वहीं पर हम यूना को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह बढ़िया से कपड़ा पहनकर आयरन को ग्रीट करती है। तो आयरन उसे देखते हुए बोलता है, आखिर ये सब क्या है। तो यूना बोलती है, ये मेरी ब्लड डीमन को सुबह की ग्रीटिंग है। तो ये सुनकर तो आयरन थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है, जहाँ वो बोलता है, तुमने सुबह सुबह के लिए सिर्फ ये करने के लिए ड्रेस अप किया है। तो ये सुनकर यूना हम जवाब देती है। तो आयरन उसे वहाँ से भेजते हुए कहता है, तुम्हें कल से ये सब करने की जरूरत नहीं
है और कल से तुम्हें ये सब मेरे लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो यूना परेशान हो जाती है, जहाँ वो जोर से बोलती है, लेकिन एज अ प्रिस्टेड ब्लड डीमन को सर्व करना मेरा तो काम ही है, तो मैं ये तो करना कैसे बंद कर सकती हूँ। आयरन बोलता है, अगर मैंने तुमको कुछ ना करने के लिए मना किया है तो तुम्हें वो नहीं करना है और कल से तुम और भी ज्यादा नींद लेना। तो ये सुनकर यूना फिर से बोलती है, एक प्रिस्टेस का कर्तव्य है कि वो ब्लड डीमन से सुबह पहले उठे। आयरन बोलता है, मैं सो नहीं सकता, यानी कि मुझे नींद ही नहीं आती है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो कल से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और तुम ये मेक श्योर करना कि तुम अच्छे से नींद लो। तो यूना फिर से बोलती है, तो मैं आपके साथ हमेशा आपको फॉलो करूंगी। तो आयरन उसकी इन सब बातों से पक जाता है, जिसकी वजह से उससे गुस्से से बोलता है, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? अब ये ब्लड डीमन का ऑर्डर है, कल सुबह से तुम्हें ये सब चीजें और ये अजीब सी ग्रीटिंग करना बंद करना होगा। उसी तरह एक्ट करो जैसे कि हम लोग पहले गेट में मिले थे। तो ये सुनकर तो यूना हैरान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, ये दे। तो आयरन उसे इस तरीके से हड़बड़ाता हुआ देखकर उससे बोलता है, आखिर अब तुम्हें क्या हो गया? वह लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हो गया। आयरन जो कि कुछ समय पहले एक प्लेयर हुआ करता था, अब वो तुम्हारा ब्लड डीमन है। तो ये सुनकर यूना घबराते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आयरन फिर से उससे बोलता है, अब से तुम्हें वो स्टोरी करने वाला ड्रामा भी स्पीच भी बंद करना होगा। तो इस पर यूना बोलती है, समझ गई डीमन लॉर्ड। तो आयरन से बोलता है, तुम्हें इस बात पर बस अंडरस्टैंड ओके बोलना चाहिए। तो ये सुनकर यूना ऐसे झुकाते हुए ओके बोलती है और फिर आयरन उससे चेयरमैन के बारे में पूछता है कि उससे कुछ मैसेज आया कि नहीं। तो इस पर यूना बोलती है, अभी तक तो उनका मैसेज नहीं आया है। तो आयरन वहाँ से उठते हुए बोलता है, वेल लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मेरा रोल तो डिसाइड हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ उस आधे अधूरे डीमन को टेक डाउन करने। और तुम्हें इस दुनिया के बारे में तो पता ही है, जहाँ पर एक कमजोर आदमी एक ताकतवर आदमी के सामने अपना सिर को झुकाता है। तो अगर मैं सभी लोगों को ये शो कर दूं मैं उस आधे अधूरे ब्लड डीमन से ज्यादा ताकतवर हूँ, तो ये सब कुछ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मुझे ट्रेनिंग करना होगा। तो इस विला में ट्रेनिंग तो जरूर होगा, तो तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। और फिर वहीं से हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आयरन को देखते हैं जो कि मास्टर मूवमेन से पूछता है, आप मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक कब सिखाएंगे? तो ये सुनकर मूवमेन हंसते हुए बोलता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो तुमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है वो ली एडजस्ट हो सका है, जो कि तुम्हें अलाउ करे कि तुम हमारी पावर का पूरी तरह से यूज कर सको। और यहाँ पर कई सारे मूवमेन बहुत अच्छे से ज्ञान देता है जो कि हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। उसके कहने का ये मतलब था कि आयरन अभी तक भी जो कुछ भी सीखा है वो उसकी मदद करेंगे तीनों की पावर एक साथ यूज करने में, यानी कि इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मार्शल आर्ट की जरूरत ही नहीं है। और आयरन जब तक ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट को कंप्लीट कर नहीं लेता है तब तक वो किसी मार्शल आर्ट या वेपन को यूज नहीं कर सकता। पर तभी उसके पीछे से स्वॉर्ड किंग आते हुए उसे एक शॉट देते हुए कहते हैं, अगर तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करोगे तो तुम इसे अच्छे से समझ पाओगे, तुम इसे स्विंग करने का ट्राई करो। तो इस पर आयरन वो शॉट लेकर उसे स्विंग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वो ड्रैगन के पावर को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर रहा होता है जो कि उसके डांटियन के अंदर था। और इसी के साथ वो ब्लैक ब्लड के फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। और वहीं पर हम बाहर यूना को भी देखते हैं जो कि लगभग एक हफ्ते से वहीं दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, जहाँ वो यही सोच रही होती है, आयरन आखिर इतने दिनों से अंदर कर क्या रहा है। पर तभी वो देखती है कि आयरन का दरवाजा खुल गया है जहाँ से आयरन बाहर आ रहा है, जहाँ वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, फाइनली मैं ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। और उसके बाद हमारा सीन डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर आयरन एक राइस खा रहा था। और पीछे से तो यूना उसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ वो यही सोच रही होती है, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं बीता लेकिन ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। ब्लड डीमन आर्ट तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए प्योर ब्लड और स्पेशल सेक्रीफाइस की रिचुअल करनी पड़ती है, लेकिन ये अकेले उस खाली बंद कमरे में ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तभी आयरन उसे बोलता है, क्या तुम खाना नहीं खाने वाली? लेकिन यूना आयरन की बातों को अच्छे से समझ नहीं पाती, जहाँ उसे ये लगता है कि आयरन उसे ऐसा बोल रहा है कि खाना अच्छा नहीं बना है, तो इसलिए वो आयरन के सामने सिर झुकाते हुए उसे माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अगली बार से अच्छे से खाना बनाऊंगी। लेकिन आयरन बोलता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाली? पर तभी आयरन बाहर किसी को सेंस कर लेता है, जहाँ बोलता है, लगता है कि हमारे पास कोई मेहमान आया है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी अपने स्वॉर्ड के साथ
साथ आया हुआ है। वहाँ के सारी बॉडीगार्ड से रोकते हुए बोलते हैं आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? और हमें उसके बारे में पता चलता है वो थर्ड एल्डर होता है डीमन ब्लड सेक का, और उसका नाम हान दुबैग होता है। और हम बॉडीगार्ड को भी देखते हैं जो कि उससे बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम थर्ड एल्डर को न जानते हैं। तो ये सुनकर थर्ड एल्डर बोलता है तो तुम लोगों को मेरे बारे में पता होते हुए भी फिर भी तुम लोग साइड नहीं हट रहे हो? जो कहते हुए वो अपने बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन सभी बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो ये देखकर वो बॉडीगार्ड घबराते हुए बोलता है ये हमारे लेफ्ट प्रोटेक्टर का ऑर्डर है कि हम लोग किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को अंदर नहीं जाने दें। पर तभी वो थर्ड एल्डर उन लोगों के सामने एक स्लैश मारते हुए उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोग अपनी कब्र खुद खोद रहे हो? तो ये तुम लोगों को मेरी आखिरी चेतावनी है, अगर तुम लोग अभी साइड नहीं हटे तो मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। तो बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो? और ये कहते हुए थर्ड एल्डर अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से उनके पीछे एक टाइगर की इमेज बन गई थी। पर उसके बाद भी वो बॉडीगार्ड वहां से नहीं हटते हैं। तो ये देखकर थर्ड एल्डर सीधे उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी कोई चिल्लाता है जहाँ उसके बीच में आकर यूना उसे रोक देती है। तो उसे देखकर थर्ड एल्डर बोलता है मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप अपने आप को खतरे में क्यों डाल रही हो? यूना जोर से चिल्लाते हुए बोलती है थर्ड एल्डर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेफ्ट प्रोटेक्टर ने आपको यहाँ पर श्योरली अलाइव नहीं किया है। तो थर्ड एल्डर बोलता है मिस क्या आपको पता है कि लेफ्ट प्रोटेक्टर एल्डर क्या कर रहे हैं? वो ब्लड कल्ट को 2 भागों में भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसे देखकर मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? यूना बोलती है मैं एक क्रिस्टेस हूँ और मैंने ही इस ब्लड डीमन को चूज किया है, क्या तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं है? तो थर्ड एल्डर बोलता है देन क्या मुझे आप ये एक्सप्लेन कर सकती हैं उस प्लेजर ने ये ब्लड डीमन टेक्निक कैसे सीखी? और पास्ट में हमेशा एक ब्लड कल्ट का इम्पोस्टर रहा है जो कि ये क्लेम करता है कि वो ब्लड डीमन है, और वो बंदा डिवाइन फैक्शन का स्पाई भी हो सकता है। अगर वो ट्रूली एक ब्लड डीमन भी है तो फिर भी एक आसमान के नीचे 2 सूरज नहीं रह सकते, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लेफ्ट प्रोटेक्टर और आपको बंदी बना लिया जाएगा। तो इससे पहले ये सब आगे बढ़े मैं इस सब चीज को सॉल्व कर देता हूँ, तो प्लीज आप यहाँ से हट जाइए, मैं आपको और लेफ्ट प्रोटेक्टर को खोना नहीं चाहता। तो ये सब सुनकर यूना बोलती है इन सब चीजों के लिए मेरे ग्रैंडफादर आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो इस पर थर्ड एल्डर बोलता है मैं सबके लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे लेफ्ट प्रोटेक्टर का एनिमी क्यों ना बनना पड़े, लेकिन ये मैं जरूर करूंगा क्योंकि एज अ फ्रेंड ये मेरी ड्यूटी है। जहाँ ये कहते वो यूना के ऊपर अपने शॉट से अटैक करने जा रहा था, पर तभी वहाँ पर लेफ्ट प्रोटेक्टर चेयरमैन आ जाता है, जहाँ वो सीधे थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि उसके अटैक को अपने शॉट से ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शॉट में भी ब्लैक कलर का निशान आ जाता है। और चेयरमैन उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है थर्ड एल्डर आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और ये कहते वो अपने मन में सोच रहा था मैंने ये उम्मीद किया था कि ऐसा होने वाला है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। और तभी थर्ड एल्डर बोलता है वेल्केनो गिल्ड ने अपनी चाल को चलना शुरू कर दिया है। तो ये सुनकर चेयरमैन और यूना हैरान हो जाते हैं। तो थर्ड एल्डर अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है उन लोगों को हमारे बारे में सुराग मिल गया है, और इस सिचुएशन में अगर तुमने नए ब्लड डीमन के बारे में बात की है तो इससे सेक्ट पूरी तरह से हिल जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा? तुम वो पहले पर्सन होगो जिसके एनिमी के सामने बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो चेयरमैन बोलता है वेल्केनो गिल्ड के पास कोई वजह नहीं है ब्लड डीमन को धोखा देने की। तो इस पर थर्ड एल्डर बोलता है क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम जिसको ब्लड डीमन कह रहे हो वो एक स्पाई भी हो सकता है? तो ये सुनकर तो चेयरमैन बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने ब्लड डीमन आर्ट को पहचानने में गलती कर दी है? तो थर्ड एल्डर बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि बहुत समय पहले हेवनली डीमन सेक्ट ने ब्लड डीमन आर्ट को स्टडी किया था, और मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता पर इसके पूरे चांसेस हैं हेवनली डीमन सेक्ट ने डिवाइन डीमन कल्ट की आर्ट को मास्टर कर लिया होगा। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है तुम ये अपनी बकवास बंद करो, लेकिन फिर भी थर्ड एल्डर शांत नहीं होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है अगर वो बंदा
ट्रू ब्लड डीमन है, पर फिर भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो एक ऐसे समय में ब्लड सेक्ट को 2 भागों में बांटना, इस मुसीबत को खड़ा करने के बजाय उस बंदे को मार देना ही सही होगा। तो ये सुनकर चेयरमैन अपने फाइटिंग पोजीशन पर आ जाता है। थर्ड एल्डर, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। तो थर्ड एल्डर भी अपने फाइटिंग पोजीशन पर आते हुए बोलते हैं, आखिर मैं ऐसे कैसे खड़ा हो सकता हूँ जब मेरा एक दोस्त खुद को आग में डाल रहा है। और ये कहने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर कोई कहता है रुक जाओ। तो ये सुनकर वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर तो चेयरमैन को मुझे लगता है शरीर उड़ा देते अपनी तलवार से, और वहीं पर तो चेयरमैन भी अपने हाथ के पंच की वजह से सीधे उसका शरीर फोड़ देते हैं। सच में ये मूव तो बहुत ज्यादा डेडली था। अगर ये मूव एक दूसरे को लग जाता तो सोचो इन लोगों का तो काम वहीं पर तमाम हो जाता। जहाँ हम देखते हैं कि आयरन थर्ड एल्डर के पीछे खड़ा हुआ था, जहाँ उसे बहुत ही पैनिक नजरों से घूर रहा होता है, और चेयरमैन आयरन को देखकर घबराते हुए सीधे उसके सामने घुटने टेक देता है। और थर्ड एल्डर आयरन को अचानक से उसके पीछे आता हुआ देखकर हैरान होते हुए यही मन में सोच रहे थे, मैं इस लड़की की प्रेजेंस को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। अगर इसने मेरी गर्दन पर एम किया होता तो मैं बिना किसी डाउट के अभी तक तो मारा गया होता। और इसकी क्रिम्सन हेयर, रेड आई, ये क्लियरली बयान करता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा ब्लड डीमन लॉर्ड है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है ये ट्रूली एक ब्लड डीमन है? और ये सारी बातें सोचते हुए तो थर्ड एल्डर के तो पसीने छूट रहे थे। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखते हुए आयरन को ग्रेट करने लगते हैं, लेकिन आयरन तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। जहाँ वो चेयरमैन से बोलता है, लेफ्ट प्रोटेक्टर, ये सब अननेसेसरी चीजें करना बंद करो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। और ब्लड सेक्ट पहले ही नीचे जा रहा है, इन जैसे फॉलोवर्स के टांगों को काटने का मतलब क्या है? तो ये सुनकर चेयरमैन आयरन से माफी मांगता है, और आयरन थर्ड एल्डर के पास जाते हुए उससे गुस्से से कहता है, तो तुम क्या मुझे मारने के लिए आए हो? तुम मुझे छोड़ देते अगर मैं तुम्हारे सामने झुक जाता तो, और अगर ऐसा मैं ना करता तो तुम मुझे जान से मार देते, है ना? तो यह सुनकर थर्ड एल्डर हिम्मत करते हुए बोलता है, ब्लड डीमन आप बिल्कुल सही हैं। अभी का ब्लड सेक्ट पहले ही एक ब्लड डीमन को सर्व करता है, और एक नए ब्लड डीमन की एग्जिस्टेंस ब्लड डीमन सेक्ट को 2 भागों में बांट सकती है, जो कि वापस से रीग्रुप होने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है। तो आयरन बोलता है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, एक एल्डर के अंदर इसी तरीके का गट्स होना चाहिए। तो मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो अब क्या तुम मुझे देखकर सेटिस्फाई हो? तो इस पर थर्ड एल्डर हिम्मत करते हुए बोलता है, प्रूफ, मुझे प्रूफ चाहिए। तो ये सुनकर आयरन बोलता है, प्रूफ, तो क्या तुम्हारे लिए ये काफी होगा? और ये कहते हुए वो अपनी उंगली से एक खून का बूंद निकालता है, जिसको देखकर थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ वो ये सेंस कर पा रहा होता है उस खून की एक बूंद के अंदर ब्लड डीमन एनर्जी भरी पड़ी है। जहाँ अपने आप को इस तरीके से सेंस कर रहा था जैसे कि वो ब्लड डीमन एनर्जी उसको जान से मार सकती है, वो बस एक चूटी है। और फिर थर्ड एल्डर आयरन के सामने घुटने टेकते हुए बोलता है, मैं ट्रू ब्लड डीमन को ग्रीट करता हूँ, और मैं थर्ड एल्डर यहाँ पर ये डिक्लेयर करता हूँ, मैंने ब्लड डीमन के ऊपर सवाल उठाया है, तो इसलिए मैं माफी के तौर पर अपने लाइट आर्म को काटने जा रहा हूँ। जो कहते हुए वो अपने हाथ को अपने तलवार से काटने वाला होता है, लेकिन आयरन उसके स्वॉर्ड पर अटैक करते हुए उस स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और बोलता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा सीन चेयरमैन के विला के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो तीनों आयरन के सामने घुटने पर बैठे हुए होते हैं, और आयरन उन लोगों को देखकर परेशान होते हुए बोलता है, मैंने तुम लोगों से कहा ना कि ऊपर बैठ जाओ। तो इस पर चेयरमैन बोलता है, हम ब्लड डीमन के सेम लेवल पर कैसे बैठ सकते हैं? आयरन बोलता है, तुम लोगों का जो मन है वो करो। और चेयरमैन आयरन को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, मैंने ये पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया हूँ। सिर्फ एक ही हफ्तों में इन्होंने अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया है, ये हमारे पक्का ट्रूली ब्लड डीमन लॉर्ड ही हैं। और फिर वो बोलता है, ब्लड डीमन, क्या आप ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर पहुंच चुके हैं? तो आयरन ना में जवाब देता है। ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, जबकि आपकी प्रोग्रेस इतनी तेज है तो आप जल्दी ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर पहुंच जाएंगे। पर तभी थर्ड एल्डर बोलता है, जबकि अभी के जो ब्लड डीमन है वो पहले ही ट्रांसेंडेंट ब्लड डीमन स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और उनका सबसे करीबी सहयोगी फर्स्ट एल्डर वो भी ट्रांसेंडेंट डीमन
डीमन स्टेज पर पहुंच चुका है। अब बात करें बाकी की जो एल्डर की, वो नए ब्लड डीमन को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन तभी यूना बोलती है अभी हमारे पास बस एक ही रास्ता है, जबकि आपकी प्रोग्रेस इतनी तेज है तो आप जल्दी से ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर पहुंच जाइए और अभी के ब्लड डीमन को पर्सनली डिफीट कर दीजिए, और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। उन सभी एल्डर के पास नए ब्लड डीमन को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं होगा। यह सुनकर आयरन बोलता है किसको क्या पता कि आखिर मुझे कितना टाइम लगेगा ट्रांसेंडेंट स्टेज पर पहुंचने के लिए, और जितना कि मैं जानता हूँ मैं कभी भी एक ट्रांसेंडेंट डीमन स्टेज पर नहीं पहुंच सकता, तो वे लोग तो इतना इंतजार तो नहीं कर सकते। तो क्या मैं सही हूँ? थर्ड एल्डर, मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में ब्लड डीमन को पहले से ही पता है, इसलिए तुम मेरे पास भागते हुए चले आए है ना थर्ड एल्डर। और तभी चेयरमैन अपने सिर को आयरन के सामने पटकते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिए डीमन लॉर्ड, मुझे लगा था कि फोर्थ एल्डर के आपके साइड आने के हाईली चांस हैं, इसलिए मैंने उससे कांटेक्ट किया था, पर वो पहले ही वो ब्लड डीमन का आदमी बन चुका है। तो उसे ऐसा करता हुआ देखकर आयरन उसे रोकते हुए बोलता है मैं समझ गया, तो तुम अपने सिर को इतनी तेजी से पटकना बंद करो, और जबकि चीजें इसी तरीके से हो गई है तो चले उस ब्लड डीमन को टेक डाउन करने। और फिर हमें बताया जाता है जब तुम गेट के अंदर जाओगे तो तुम खुद को एक अननोन लैंड पर पाओगे जहाँ पर मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, और अगर तुम किसी तरीके से उस गेट को क्लियर कर लोगे तो तुम्हें वहाँ पर एक दूसरी दुनिया मिलेगी, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम्हें गेट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। और उस वक्त जब इन गेट के ब्रेक होने के कारण ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, तब ह्यूमैनिटी को उन्हीं लोगों के द्वारा बचाया गया था, यानी कि वो डंजन के अंदर रहने वाले इंसान जिसे मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। हालांकि उस वक्त जिसे सुपर ह्यूमन यानी कि प्लेयर कहा जाता था, वो लोग चारों तरफ अवेकन होने लगे। हालांकि वो प्लेयर लोग उन लोगों से कंपेयर तो नहीं कर सकते थे जो लोग दूसरी दुनिया से अर्थ पर आए थे, जिन लोगों के पास कई सारे मॉन्स्टर से लड़ने का एक्सपीरियंस था, और इसी वजह से अर्थ दो भागों में बढ़ गया। एशियन रीजन को यून ने टेक ओवर कर लिया और वेस्टर्न रीजन पर आइनहार्ड रूल करते हैं, और इन्हीं सब चीजों की वजह से कोरिया की धरती को यून्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। और ब्लड सेक्ट जो कि यून्स 4 की पब्लिक सेट की एनिमी है, वे लोग अपने सेक्ट में उन लोगों के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं। और फिर तभी हमारा सीन आयरन की तरफ शिफ्ट होता है, जो लोग की ब्लड सेक्ट के दरवाजे के बाहर खड़े हुए होते हैं। वहीं पर आयरन उस गेट को देखते हुए बोलता है क्या इस गेट को अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए था, तो ये गेट इस तरीके का क्यों है? तो इस पर यूना कहती है मुझे लगा था कि ब्लड डीमन के कैसल का दरवाजा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कारीगरी करवा लिया। तो ये सुनकर आयरन बोलता है क्या तुम इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं? तो यूना बोलती है अगर कोई इस दरवाजे तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि उसने ब्लड सेक्ट के डिफेंस और मैजिक अटैक को तोड़ दिया है, तो यहाँ पर इसे छिपाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। और मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि यहाँ तक आपके अलावा कोई पहुंच नहीं पाया है, और यहाँ आपका पहुंचना पहली बार होगा, है ना ब्लड डीमन लॉर्ड? तो इस पर आयरन बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर एक बार पहले आ चुका हूँ। ये सुनकर तो यूना हैरान हो जाती है। जाओ बोलती है जैसा कि उम्मीद किया था ब्लड डीमन लॉर्ड से, आप अपने पुराने दिनों से ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन रहे होंगे। तो ये सुनकर आयरन मुस्कुराते हुए बोलता है अगर मैं सिर्फ बाकियों की तरह रह रहा होता तो अभी मैं यहाँ पर ना होता, पर खैर ये सब छोड़ो, चलो उस गेट को खोलो। तो ये सुनकर यूना उस गेट को खोलने लगती है, और उस गेट को जैसे ही खोलती है वहाँ से बहुत ही तेजी से रोशनी आ रही थी, और वो आयरन से बोलती है ब्लड डीमन लॉर्ड का इस कैसल में स्वागत है। और फिर आयरन अंदर घुस जाता है, पर जैसे ही वो अंदर का सीन देखता है तो उसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जाओ बोलता है मैंने ये सुना था कि सेक्ट की हालत बुरी है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि ये इतना बुरा हो सकता है, आखिर ये इस हालत में पहुंचा कैसे? तो यूना बोलती है मुझे इसके बारे में तो अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन रियोन्स वर्ल्ड एक ऐसी फ्रेगनेंस है जो कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करती है, और इसको खुद को मेंटेन करने के लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है, फिर चाहे वो माना स्टोन हो या फिर गेट के कोर। ये सुनकर आयरन बोलता है ये जरूर नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुम लोग इतने डेस्परेट क्यों थे फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए। तो यूना बोलती है हाँ आप बिल्कुल सही हो, और आयरन आगे बोलता है पर फिर भी हमारा सेट क्या एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो तुम लोगों ने और भी ज्यादा जल्दी माना स्टोन को इकट्ठा क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब चेयरमैन देता है ये इसलिए क्योंकि हम और ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते थे, और अगर वेल्केनो गिल्ड जैसा सेक्ट ब्लड किंग के कैसल के बारे में डिस्कवर कर लेता तो हमारा फ्यूचर शायद से बुरा भी हो सकता था। और यूना बोलती है ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट था,
लेकिन एल्डर ने भी मॉन्स्टर को हंट करने के लिए मना कर दिया था। ये सुनकर आयरन बोलता है आखिर ये किस तरीके की बेवकूफी है। तो इस पर यूना बोलती है इसका मतलब ये था ब्लड डीमन के फॉलोअर्स को बीस का हंट करना कानून के खिलाफ माना जाता है। जिस पर आयरन ये सुनकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है इस वक्त ब्लड डीमन में फालतू लोगों की सफाई करना ज्यादा जरूरत है। और वो थर्ड एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम भी इस एग्रीमेंट के पार्ट थे। तो इस पर थर्ड एल्डर बोलता है नहीं, मैंने ऐसी चीजों को कभी सपोर्ट नहीं किया था और मैं बाहरी दुनिया में कोल्ड फ्लेम को स्टेबलाइज करने में बिजी था। पर तभी वहाँ पर ब्लड डीमन के गार्ड्स आ जाते हैं। जहाँ उनमें से एक बोलता है तुम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। हमें आपको स्कॉट करने के लिए ब्लड डीमन कैसल से ऑर्डर मिला है और हमें उस बंदे के बारे में पता चलता है वो ब्लड डीमन सेट का ब्लड डीमन कॉर्प्स का कैप्टन है जहाँ उसका नाम जियोसु होता है। लेकिन यूना अपने शॉट को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है तुम हमें यहाँ पर कस्टडी में लेने के लिए तो नहीं आए हो। तो वो कैप्टन बोलता है हम लोग तो सिंपली ब्लड डीमन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सुनकर चेयरमैन बोलता है क्या तुम्हें ये लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही चले जाएंगे। तो कैप्टन बोलता है हम यहाँ पर आप लोगों से फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कोई और चॉइस आप लोगों ने नहीं छोड़ा। जो कहते वो अपने ऑरा को रिलीज करते अपने शॉट को निकालने लगता है जहाँ वो लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से आयरन बोलता है चलो चलते हैं। तो ये सुनकर तो वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो उन लोगों को इतना ज्यादा हैरान होता हुआ देखकर आयरन बोलता है ये लोग हमें स्कॉट करने के लिए आए हैं तो क्यों ना हम लोग इन लोगों के साथ वहाँ पर चलें। तो तुम लोग यहाँ पर घबराना बंद करो और मुझे फॉलो करो। और वेल दोस्तों थोड़ी गलती हो गई होगी, आवाज में थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ क्योंकि मैं रात को सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला था यार रिकॉर्डिंग करते करते। तो इसलिए अभी 7 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो वेल थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आवाज को थोड़ा देख लेना। मैं वैसे भी एडिट करूंगा तो शायद से थोड़ा सही हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा प्रॉपर्ली डालूंगा। इसलिए मैंने वीडियो आज कम थोड़ा लेट बनाया है, यानी कि थोड़ा लेंथ कम दिया है इस बार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।